समकालीन भारत का अध्याय नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन प्राणी, जो कि 9th क्लास की NCERT की पुस्तक है। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल यानी एलिगी तथा कवक यानी फंजाई भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। क्या आप जानते हैं, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। धरातल यानी धरातल, भूभाग। भूभाग भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा। मृदा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जलवायु। जलवायु तापमान। तापमान वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों पर तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। सारणी 5.1 वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं। वनस्पति खंड। औसत वार्षिक तापमान डिग्री सेल्सियस। जनवरी में औसत तापमान डिग्री सेल्सियस। टिप्पणी। वनस्पति खंड में है उष्ण, 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान है, ये औसत वार्षिक तापमान है। जनवरी में औसत तापमान होता है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक और टिप्पणी कोई पाला नहीं। उपोष्ण। उपोष्ण में क्या है कि इसका औसत वार्षिक तापमान 17 सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है और जनवरी में 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। टिप्पणी पाला
कभी कभी पड़ता है। शीतोष्ण 60 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस। टिप्पणी, कभी पाला कभी बर्फ। अल्पाइन, औसत वार्षिक तापमान 60 डिग्री से कम। जनवरी में औसत तापमान -1 डिग्री सेल्सियस से कम। और टिप्पणी, बर्फ। इसका स्रोत है भारत का पर्यावरण एटलस, जून 2001, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली। आगे बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है। वर्षण, भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। ज्ञात कीजिए, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। क्या आप जानते हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 21.05% है। अभी जो 2019 की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, आप उसको जाकर जरूर देखिए। वनस्पति के प्रकार, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। चित्र 5.3। वनों का क्षेत्रफल, क्षेत्र प्रतिशत में, ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013-14 के अनुसार था। अब यहाँ पर कौन कौन से हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 1, 2 उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, 3 उष्ण कटिबंधीय कटीली वन तथा झाड़ियाँ, नंबर 4 पर्वतीय वन, नंबर 5 मैंग्रोव वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुँचते हैं। चूँकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं।
वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गैंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। आप यहाँ पर इस मानचित्र में देख सकते हैं चित्र 5.3 प्राकृतिक वनस्पति। अब यहाँ पर मानचित्र है, जैसे कि आप ग्रीन कलर देख रहे हैं, तो ये जो डार्क ग्रीन कलर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये आपको यहाँ पे पश्चिमी तट पर मिलेगा, केरल, यहाँ पे तमिलनाडु का पूर्वी तट पे है, और फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगभग अरुणाचल को छोड़कर। फिर उसके बाद आता है उससे कम जो सेकंड नंबर पर जो कलर है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन लगभग सेंट्रल इंडिया, उत्तर प्रदेश यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार कुछ हिस्से में है, इसके महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, ये सारे के सारे स्टेट्स हैं। फिर इसमें आप देखेंगे कि एक कलर पर्वतीय वन, जो पर्वतीय वन है विशेषकर पे आपको लद्दाख का और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इधर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मिलेगा आपको। मैंग्रोव वन जो है ये समुद्र तटीय इलाकों में जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा है ना, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उष्णकटिबंधीय कटीले वन ये मुख्यतः आपको भारत के पश्चिमी इलाके में आप देखने को मिल रहे हैं, तथा यहाँ पर प्लेटू दक्कन का पठार में भी देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत और लक्षद्वीप भारत में भी आपको मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों पर में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कटीले वनों तथा झाड़ियाँ जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, पाम, यूफोरबिया तथा नागफनी, कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके।
शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊँट पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बक्करवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचन घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम, तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली मेंढ तथा बकरियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योंडा व एंगोर के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाएं, क्या मनुष्य उन अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? यानी कि आप इन विषयों पर एक निबंध लिखें। बात करते हैं वन्य प्राणी। वन्य प्राणी वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग यानी गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है।
बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जात के सदस्यों में तेंदुआ भी है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा भारल यानी नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग यानी कि तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगी पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उसका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 13,000 पादप प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नंबर 1, देश में 18 जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र यानी स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचन कंवर अमरकंटक की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। 18 जीवमंडल निचय आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? सुंदरवन, सिमलीपाल, कच्छ, मन्नार की खाड़ी, दिहांग दिबांग, ठंडा रेगिस्तान, नीलगिरी, डिब्रू साइक, वोवा, शेषाचलम, नंदा देवी, अगस्तमलई, पन्ना, नाकरेक, कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार, पंचमढ़ी, मानस, अचन कंवर, अमरकंटक। नंबर 2, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। नंबर 4, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। अभी यह नंबर बढ़ गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। अभ्यास से पहले हम यहाँ पर मैप देखेंगे, मानचित्र जो कि दिया हुआ था। प्रवासी पक्षी भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस
बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाले फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं और बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है। क्या यह हमारी कीमती धरोहर नहीं है? क्या आप जानते हैं एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं? यहाँ पर इंडेक्स जो दिया है वन्य प्राणी अभयारण्य, ये डार्क रेड सर्कल है, तो इसको हम पहले देखते हैं कि कहाँ पर है। आपको एक सिक्किम में दिखाई देगा, यहाँ आपको चंदगांव उड़ीसा में दिखाई देगा, अटूनगरम में है, पोचेरम में है, कवाल में है, पेरियार में है, बांदीपुर में, यानी वन्य प्राणी अभयारण्य और सरिस्का में है। फिर इसके बाद आता है पक्षी अभयारण्य जो कि स्टार है, यानी ये कहाँ कहाँ है तमिलनाडु में आप देखेंगे तो वेदान थंगल फिर रंगाडितु, ये दो आपको यहाँ पर पक्षी अभयारण्य दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद नेशनल पार्क आप इस मैप में दे सकते हैं। तो हम अगर ऊपर से स्टार्ट करें कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर से, तो दचीगम नेशनल पार्क, राजाजी कार्बेट उत्तराखंड, दुधवा उत्तर प्रदेश, केवला देवघाना राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान, शिवपुरी मध्य प्रदेश, राजगीर बिहार, सिमलीपाल उड़ीसा, कान्हा मध्य प्रदेश, तादोबा संजय गांधी महाराष्ट्र, गिर गुजरात, गोइंडी कहाँ पर है ये आपका, ये तमिलनाडु बांदीपुर। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक मानस, गोरुमारा, काजीरंगा, ये सारा का सारा यहाँ पर भारत वन्य प्राणी निचय मानचित्र में दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है औषधि पादप। औषधि पादप भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं, जैसे सर्पगंधा। इसका उपयोग रक्तचाप के निदान के लिए होता है और केवल भारत में ही पाया जाता है। जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं। बीज का बनाया हुआ पाउडर मधुमेह यानी डायबिटीज रोग में सहायता करता है। अर्जुन, ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। बबूल, इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप जुकाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा, अल्सर व दमा रोगों के लिए प्रयोग होता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधि पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश रोका जा सके? अब आते हैं प्रश्न पर। अभ्यास, वैकल्पिक प्रश्न। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? क टुंड्रा, ख हिमालय, ग मैंग्रोव, घ उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? क 100 सेंटीमीटर, ख 70 सेंटीमीटर, ग 50 सेंटीमीटर, घ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? क पंजाब, ख दिल्ली, ग उड़ीसा, ग पश्चिम बंगाल। भारत के कौन से जीव मंडल नीचे विश्व के जीव मंडल नीचे में लिए गए हैं?
क मानस, ख मन्नार की खाड़ी, ग नीलगिरी, घ पन्ना। धन्यवाद।